स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों को बता दें कि जो हमारा इकोनॉमिक्स की यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही है जीएस सुधा बुक की रिवीजन की, उसमें हम आपका जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी और आर्थिक नियोजन और जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं भी आता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो हम कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और उद्योग को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे हम कृषि के बारे में देखेंगे आज। तो भारतीय कृषि के क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए चलते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये हमारा इनिशिएटिव आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं भारतीय कृषि के क्षेत्र। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अगर हम यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है और मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान रहता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि और भूमि सुधार पर विशेष बल दिया गया। हरित क्रांति ने भारत की कृषि को अलग मुकाम पर पहुंचाया। यहाँ पे क्षेत्र के आधार पर ये कृषि का वर्गीकरण दिया गया है। किसके? क्षेत्रफल के आधार पर। कुल क्षेत्रफल का लगभग जो 51% है वो कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। कुल वन व वृक्ष आवरण देश में कुछ भौगोलिक क्षेत्र का मतलब कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है उसका 25.17% है, जिसमें वनावरण का क्षेत्रफल 21.76% है। ये वन स्थिति रिपोर्ट जो आपकी 2023 की है उसके अनुसार यहाँ पे बताया गया है। वन जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सबसे कम योगदान है भारतीय कृषि का। यह क्षेत्र संपूर्ण जनसंख्या का 42.3% भाग की आजीविका प्रदान करता है। ये जो डाटा दिया गया है आपका आर्थिक समीक्षा जो 23-24 आती है उसके हिसाब से, मतलब ये लेटेस्ट ही है अभी आर्थिक समीक्षा। तो इसको ये रिकॉर्ड आप याद कर सकते हैं। जो संपूर्ण जनसंख्या है वो 42.3% यहाँ पे आजीविका प्रदान करता है। प्रमुख अगर हम फसलों की बात करें तो आपको पता ही होगा भारत में प्रमुख 3 फसलें हैं जो कि मौसमी फसलें होती हैं, और वो आपको पता ही है, खरीफ है, रबी है और जायद है। तो खरीफ की यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है प्रमुख 3 फसलें, और क्योंकि ये पूछ लिया जाता है किस माह में बोई जाती हैं, कब इनकी कटाई होती है और ये कौन कौन सी फसलें खरीफ में आती हैं, रबी में आती हैं और जायद में आती हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। खरीफ फसल, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे जो खरीफ फसल के उदाहरण हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग तथा गन्ना आदि, ये आपकी खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। रबी की फसलें, यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं। जैसे कि गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, जौ तथा अलसी आदि ये आपकी रबी की फसलों में आते हैं। जायद फसलें मुख्यतः ये जो होती हैं जो सैलड क्रॉप बोलते हैं, सलाद में जो फसलें यूज में लेते हैं ये इनको ऐसे बोलते हैं। इनको उत्तर भारत में ये फसलें मई अप्रैल में बोई जाती हैं, और जिनमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, सूरजमुखी, ये आपके जायद की फसलों के उदाहरण हो गए। यहाँ पे आपको याद करने में बड़ा कन्फ्यूजन होगा कौन सी गर्मियों में बोई जाती है, कौन सर्दियों में बोई जाती है। तो एक ट्रिक आती है रबी से, आप याद रख सकते हैं कि रजाई का हमें प्रयोग कब करना होता है। तो वो सर्दियों में जो है वो रजाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो रबी से आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, बाकी दो आप अपने आप उनको कर लेंगे। अगला देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है वो मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, इनको जाता है और इन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हरित क्रांति का पिता जो है वो जो मैक्सिको के वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो ये आगे इसमें हम देखते हैं, ये दिया गया है हरित क्रांति का नामकरण जो है वो विलियम गॉड द्वारा किया गया था। तो हरित क्रांति जो नाम दिया गया था वो विलियम गॉड के द्वारा इसको नाम दिया गया था। भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है और
इनको इसी वजह से भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता कहते हैं। तो विश्व की हरित क्रांति लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको, एमएस स्वामीनाथन को जाता है। प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ और द्वितीय हरित क्रांति ने स्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया। भारत में प्रथम हरित क्रांति जो थी वो वर्ष 1966-67 से प्रारंभ हुई और दूसरी हरित क्रांति जो थी वो 83-84 से प्रारंभ हुई थी। और ये मैंने आपको बताया भी था कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय ये लाया गया था इस हरित क्रांति को। प्रथम हरित क्रांति का जो क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जबकि द्वितीय हरित क्रांति का क्षेत्र जो था वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश था। हरित क्रांति से पंजाब राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ। हरित क्रांति में उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों की अहम भूमिका थी। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। ये जो पॉइंट है ये आपका प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है और भी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी पूछा गया है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जोर जो था वो किन दो फसलों पर दिया गया था। तो हरित क्रांति में जो सबसे ज़्यादा जोर था वो गेहूँ और चावल के उत्पादन पर दिया गया था। अगला आता है हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति भी कहा जाता है। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि में समग्र विकास तथा वर्ष 2015 तक कृषि उत्पादों को दोगुना करना था। इसमें आगे जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, प्रमुख ऑपरेशंस हैं, जैसे ऑपरेशन फ्लड हो गया, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन इस क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे जिन्होंने, यहाँ पे देखते हैं, जिन्होंने इसे विश्व सबसे बड़े समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क से संबंधित यानी दूध से संबंधित था। तो आरंभ में ऑपरेशन फ्लड 10 राज्यों में शुरू किया गया था। अभी तक ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल जो कि हरियाणा में है, से वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। और जो फर्टिगेशन है यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें पोषक तत्व सिंचाई के माध्यम से फसलों को प्राप्त होते हैं, इसी को हम फर्टिगेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रमुख कृषि कृतियाँ और इनसे जो संबंधित प्रमुख तत्व थे वो। हरित क्रांति, इसको पूरी स्लाइड पे रखना पड़ेगा। तो हरित क्रांति देखते हैं, इसकी शुरुआत 1960 के दशक से नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली हाई किस्में, ये फुल फॉर्म जो है HYV पूछा जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि HYV में बाई का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है और एच का मतलब। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि उच्च उपज देने वाली ये किस्में थीं को विकसित करने जैसे कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति का संबंध प्रतिपादन जो है वो विलियम द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से जो है वो एमएस स्वामीनाथन ने 1966-67 में किया था। इस क्रांति के लिए भारत में आरंभिक राज्यों में पंजाब को चुना गया, जबकि इसका जन्म स्थल जो था उत्तराखंड को माना जाता है। इसकी शुरुआत जो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ध्यानतव्य है कि एमएस स्वामीनाथन को कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987, पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972 और पद्म विभूषण 1989, रमन मैग्सेसे 1971 तथा अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 से भी सम्मानित किया गया था। तो जो एमएस स्वामीनाथन है इस ब्रैकेट में उन्हीं की जो उपलब्धियां दी गई हैं ये सारा बताया गया है इसमें। अगला देखते हैं श्वेत क्रांति। इस क्रांति को दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में की गई थी। इसे आधिकारिक रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रति वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वर्गीस कुरियन के सम्मान में उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो श्वेत क्रांति का जो जनक माना जाता है वो वर्गीस कुरियन को माना जाता है और 26 नवंबर को ही उनकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं और प्रतिवर्ष 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को रमन मैग्सेसे 1963, कृषि रत्न 1986 और विश्व खाद्य दिवस 1989, पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1966 और पद्म विभूषण 1999 से सम्मानित किया गया था। अगला यहाँ पे आता है
शीर्ष दुग्ध उत्पादन जो राज्य थे वो कौन कौन से हैं, तो ये 2023 का डाटा है और अभी ये लेटेस्ट अपडेट भी हो गया होगा, तो इसको आप देख भी सकते हैं। वैसे ये लेटेस्ट में तब भी उत्तर प्रदेश ही इसमें टॉप पे आएगा। यूपी, राजस्थान, एमपी, ये 3 जो शीर्ष दुग्ध उत्पादन हैं ये आपके दिए गए हैं और ये 2023 के जो है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी के अनुसार ये डाटा दिया जाता है। अगला आता है आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति आपको पता ही होगा, ये क्रांतियाँ भी पूछ ली जाती हैं कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मैं साथ में बताता चलता हूँ, इनको भी आप नोट करते चलिएगा। तो नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन को बढ़ावा दे हेतु चलाए गए कार्यक्रम को ही नीली क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सघन मरीन फिशरीज प्रोग्राम भी शुरू किया गया। वैश्विक स्तर पर नीली क्रांति की शुरुआत चीन से शुरू की गई थी। मतलब भारत ने तो शुरुआत की थी नीली क्रांति की 19 जो ये आपका दिया गया है, लेकिन जो वैश्विक 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी, लेकिन जो वैश्विक स्तर पर नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी वो चाइना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मत्स्य पालन क्षेत्र में करीब 30 मिलियन विशेष तौर पर सीमांत व वंचित समुदाय की आजीविका बनाए रखने का ये साधन है। वर्ष 2022-23 में ये आपका रिकॉर्ड है, ये पुराना रिकॉर्ड भी हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे दिया गया है कि जो राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड है इसकी स्थापना कब सितंबर 2006 में की गई थी। मत्स्य पालन विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण का एक स्वतंत्र संगठन के रूप में इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। तो मत्स्य पालन विभाग कृषि एवं कल्याण मंत्रालय इसका हैदराबाद में कहाँ मुख्यालय देखने को मिलेगा। और 2022-23 में देश के सकल मूल्य वर्धन में यानी जीवीए जो मैंने आपको ऊपर बताया था इसका 1.09 तथा कृषि की जीवीए जो था वो 6.724% अधिक योगदान रहा। पीली क्रांति जो है वो तिलहन फसलों से संबंधित है, जिसमें तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि आती हैं। इनकी उपज बढ़ाने के लिए पीली क्रांति को प्रारंभ किया गया था। भारत में तिलहन के अंतर्गत ये प्रश्न आपका बनता है कि तिलहन के अंतर्गत कितनी फसलें आती हैं। तो तिलहन के अंतर्गत जो फसलें हैं ये आपकी 9 फसलें देखने को मिलती हैं। सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, कुसुम, मूंगफली, तिल और नाइजर। भारत में सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। सैम पित्रोदा जो कुछ समय पहले इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अभी अध्यक्ष भी हुआ करते थे, तो ये राजीव गांधी के समय ज़्यादा एक्टिव रहे थे, तो इनको ही सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक माना जाता है। अगला आता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति ये मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण उद्योगों की तकनीक की प्रगति को प्रदर्शित करता है। पोल्ट्री फार्म से संबंधित है ये आपकी गुलाबी क्रांति। इस क्रांति के जनक जो थे वो दुर्गेश पटेल थे। लाल क्रांति देश में मांस और टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति शुरू की गई थी। इसका प्रारंभ 1980 में विशाल तिवारी के द्वारा किया गया था। रजत क्रांति ये अंडा और मांस उत्पादन से संबंधित थी। रजत क्रांति 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। भारत में 1978 तक इसको चलाया गया था। इसी प्रकार यह क्रांति 9 वर्ष तक चली थी। रजत क्रांति जो कि अंडा तथा मांस उत्पादन से संबंधित है। भारतीय कुटकुट उद्योग के जनक जो हैं वो बीवी राव को माना जाता है। खाद्य व कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डाटाबेस जो 2021 के अनुसार भारत विश्व में अंडा उत्पादन में दूसरा एवं मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। देश में अंडा उत्पादन 2014-15 में 75.48 मिलियन से बढ़कर 2022-23 में 138.38 बिलियन हो गया है। अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 101 अंडे प्रति वर्ष है। स्रोत बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी मंत्रालय। मतलब कृषि से जितने भी संबंधित आप डेटा देखेंगे ये बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी मंत्रालय ही इसको जारी करता है। अगर शीर्ष अंडा उत्पादों की राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना ये शीर्ष पे आते हैं। मैं दुग्ध उत्पादन में देखा था तो यूपी वहाँ पे टॉप पे था और स्रोत भी इसका यही है 2023 सांख्यिकी पशुपालन बुनियादी मंत्रालय। अगला आता है सदाबहार क्रांति। यह क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित थी, मतलब ओवरऑल कृषि डेवलपमेंट से संबंधित थी। इस क्रांति का विचार प्रमुख कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने 25 जनवरी 2006 को कोयम्बटूर के व्याख्यान में व्यक्त किया था। इसके अंतर्गत कृषि हेतु विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों के इस्तेमाल व ऑर्गेनिक फार्मिंग में शोध को बढ़ावा देने पर बल दिया गया था। अगला आता है ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति में हम देखते हैं
तो इस क्रांति का संबंध जो है वो उर्वरक उत्पादन से है। मतलब जो खाद्य होती है उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए ये ग्रे क्रांति का उपयोग किया जाता है। इस क्रांति की सफलता का यह परिणाम है कि 1950-51 में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग 1 मिलियन टन से भी कम था, जो अब 25 मिलियन टन से भी अधिक हो गया है। ध्यानतंब है मतलब एक रिसर्च है कि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स जो भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनियों में से एक है, कोटा राजस्थान में जो स्थित है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी निगम की स्थापना 1967 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगर हम प्राइवेट और फर्टिलाइज़र कंपनी की बात करें तो चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स है, जो भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी है, जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी निगम की जो स्थापना है 1967 में की गई थी, जिसका मुख्यालय आपको दिल्ली में यानी कि नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। वहीं गोल क्रांति, तो इसका संबंध आलू उत्पादन से है। इसमें विकास के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान जो शिमला में स्थापना की गई थी इसकी, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में स्थित है। देश में आलू उत्पादन को तीव्र गति प्रदान करने के लिए 1971 में अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के तहत इसको ही स्थापित किया गया था। आलू के सत्य बीज की खोज इस क्रांति को एक और ऊंचाई प्रदान की। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला द्वारा विकसित आलू की प्रसिद्ध किस्में, जिसमें चंद्रमुखी, कुकरी ज्योति, कुकफरी, लवकर और जो कुकरी लालिमा है, कुकरी बादशाह है और कुकरी स्वर्ण है और कुकरी चिपसोना 1 और कुकरी चिपसोना 2 है। तो ये प्रमुख कुछ आलू की किस्में दी गई थी। काली क्रांति, इसका संबंध कच्चे तेल उत्पादन से है और इस क्रांति का उद्देश्य एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा और बायोडीजल के उत्पादन में तेजी लाकर पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाना है। रजत क्रांति ये आपकी कपास से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवान और मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ये यूपीपी 2000 अभी पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था उससे पहले। भूरी क्रांति चमड़ा कोको से संबंधित है। मूंग क्रांति जो है वो आपकी मोटे अनाज यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं आपके ज्वार, बाजरा, मक्का, फिंगर बाजरा, अन्य कुटकी जैसे कोयदा और ये बनाए जाते हैं, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया तथा भारत सरकार ने वर्ष 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। जैसे कि अभी जो 2025 चल रहा है उसको ग्लेशियर वर्ष, सहकारिता वर्ष, शांति वर्ष ये घोषित किया गया है। तो ऐसे ही 2023 में भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। वहीं भारत सरकार ने इसको 2018 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। बादामी क्रांति जो है ये आपकी मसाला उत्पादन से संबंधित है। और इंद्रधनुष क्रांति यानी कि सतरंगी वर्ष 2000 में एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति का मसौदा तैयार किया गया था। इसी नीति के तहत लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि देश के समूचे कृषि उत्पादन में आगामी 10 वर्षों को दोगुना किया जाए। इस लक्ष्य हेतु खाद्यान्न उत्पादन को 4% वार्षिक दर से वृद्धि निर्धारित किया गया था। इस क्रांति के आशा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश में अब तक विभिन्न क्रांतियां जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, सुनहरी आदि क्रांतियों को एक साथ समग्र रूप से लेकर मतलब चलाना है। तो इंद्रधनुष क्रांति जो है वो नई जो कृषि नीति मसौदा तैयार किया गया था वर्ष 2000 में। तो इसमें ये था जितनी भी अब तक क्रांतियां हुई हैं, नीली क्रांति, फ्लड मतलब ऑपरेशन फ्लड, बादामी क्रांति, मूंग क्रांति, स्वर्ण क्रांति, रजत क्रांति, तो इन सभी का समग्र विकास हो तो उसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया। ये आपका इसमें मतलब था। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी। तो एमएसपी क्या होता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका फुल फॉर्म होता है। यह वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसलों को खरीदती है, चाहे वो बाजार में फसल का कोई भी मूल्य हो। यह 1966-67 में पहली बार गेहूं पर लागू किया गया था। इम्पोर्टेंट लाइन है और ये भी आपका मंत्रालय भी इम्पोर्टेंट बनता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष 2 बार खरीफ एवं रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल है समिति के द्वारा 22 मुख्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। ठीक है, और करंट अफेयर का एक प्रश्न भी आप देख लीजिएगा। जो प्रश्न है आपका कि
सभी फसलों पर एमएसपी देने वाला, एक मिनट रुकिए, सभी फसलों पर एमएसपी देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो हरियाणा एक पहला राज्य ऐसा बना था जिसने सभी फसलों पर एमएसपी दिया है। वहीं अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो भारत सरकार की जो आपकी आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल है वो 22 मुख्य फसलों पर अभी आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है। तो ये फसलें आपको याद रखनी है। और 1966-67 में पहली बार गेहूं पर लागू किया गया था। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग जो है ये यही एमएसपी की सिफारिशें करता है। सीएपीसी यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो जनवरी 1965 में भारत सरकार ने इस आयोग की स्थापना की थी। पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। यह आयोग विभिन्न कृषि उत्पादनों के लिए उन मूल्यों की सलाह देता है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से लचीले एवं कम खर्चीले तरीके से पर्याप्त समय अनुसार ऋण उपलब्ध कराना था। नोट, किसान कॉल सेंटर केसीसी की स्थापना जो थी वो 21 जनवरी 2004 को की गई थी। आगे देखते हैं, यहाँ पे आता है कृषि विपणन। जो ट्राइफेड है, भारत सरकार के द्वारा 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ यानी कि जो ट्राइफेड है इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों के शोषण से बचाना तथा उनके लघु वनों उत्पादनों के लिए उपयुक्त मेहनताना प्रदान करना। नाफेड राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, नाफेड की स्थापना। आगे हम देखते हैं, आगे आता है आपका सहकारी बैंक। सहकारी बैंक में आता है नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी और यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाला शीर्षस्थ संस्था है। और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना वर्ष 1975 में जो एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना थी वो शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की जाती है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो 1975 पर एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की जाती है। अभी हम आपको जब मिसलिनियस में इसी में आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट समितियाँ भी कराएंगे, तो उसमें ये आपको देखने को मिलेंगी कि जो शिवरमन समिति थी उसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी और एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर जो था वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषक आयोग, इस आयोग का गठन वर्ष 2004 में एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका प्रमुख कार्य था कि कृषि क्षेत्र के विकास, कृषि क्षेत्र की समस्याएं आदि के उपायों का पता लगाना। तो ये राष्ट्रीय कृषक आयोग का काम था। तो ये आपका कृषि जो टॉपिक था ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद आपके जो इंडस्ट्री को हम डिस्कस कर देंगे और आगे जो आपका इन्फ्लेशन वगैरह आएगा, यानी कि 3 से 4 वीडियोज़ और होंगे, तो वो विथ मिसलिनियस हम आपको 3 से 4 वीडियोज़ में पूरा आपका इकोनॉमिक्स यहाँ पे कवर करा देंगे। और बहुत जल्दी आपका यानी कि वेडनेसडे या थर्सडे से हम पॉलिटी को भी स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी का लेक्चर थोड़ा बड़ा लेंगे, मतलब 1 घंटे प्लस का लेक्चर लेंगे, जिससे हम उसको भी आपका ख़त्म कर सकें। जो आपका यूपीएसआई है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और आने वाले एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं और रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आपको इम्पोर्टेंट हो। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और जो भी आपको कमियां या जो भी आपको अच्छाइयाँ लगें वीडियो में वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।